नमस्कार दोस्तों, वेलकम। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का निजीकरण करने की बात कर रही है। कल न्यूज़ में पूरे दिन ये चर्चा का विषय रहा। आखिर ऐसा ये क्यों करना चाहती है भारत सरकार? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की जो खराब वित्तीय हालत है, उसके लिए कई दशकों से सरकारें जिम्मेदार हैं, जो अपने वोट बैंक के लिए बैंकों का इस्तेमाल करते रही है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बैंकों का निजीकरण करना पड़ रहा है। 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आई और वित्तीय संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा था, तो सितंबर 2008 में लेहमैन ब्रदर एक बैंक था, उसका भी पतन हो गया। और इसके कुछ महीने बाद भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि भारतीय वित्तीय संकट का सामना बहुत अच्छे से करने में सक्षम है, क्योंकि उनके पीछे हमारा मजबूत बैंकिंग सिस्टम है। तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया के अग्रणी देशों में वित्तीय संकट पैदा हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी जीवित हैं, क्योंकि हमने अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले ही कर दिया था। पश्चिमी देशों के वित्तीय संस्थान, जो फैंसी डेरिवेटिव्स और सुरक्षित लोन के बोझ से दबे हुए थे, मुसीबत में फंसते चले गए। भारतीय बैंक इनमें से कई का जबकि भारतीय बैंकों में से कई का नियंत्रण सीधे सरकार के हाथ में है, और वे भी लेन देन का काम धड़कल्ले से करते हैं। यानी वो बैंक भी जमा निकासी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब भारत सरकार बैंकिंग प्रणाली को ओवरऑल करने की कोशिश में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके लिए सरकार का तर्क है कि इन बैंकों की बैलेंस शीट खराब है, यानी इन बैंकों का एनपीए या कह सकते हो आप खराब ऋण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के दो बैंकों के निजीकरण की योजना की घोषणा की थी, जो कि बजट में वित्त मंत्री ने उसकी बात की थी। अब किन किन बैंकों की हिस्सेदारी बेची जाएगी, आधिकारिक तौर पर उन्हें चिन्हित करके उनके नाम नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि जो पंजाब और सिंध बैंक हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं, ये अपेक्षाकृत छोटे ऋणदाता सूची में हैं। हो सकता है कि इनका नाम सबसे पहले हो। भारत सरकार ने पहले ही कई पब्लिक सेक्टर बैंकों का विलय कर चुकी है। पहले ही 2017 में उनकी संख्या को 27 से घटाकर 12 कर दिया गया था। राज्य नियंत्रित वाणिज्यिक बैंक, जिनमें सरकार के पास ज़्यादा हिस्सेदारी है, भारत के वित्तीय परिदृश्य पर काफ़ी भारी प्रभाव रखते हैं, और उनके पास लगभग 2/3 बकाया ऋण हैं। काफ़ी लंबे समय से निजीकरण किया जाना लंबित था, क्योंकि राजनीतिक रूप से ऐसा किया जाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कर्मचारी यूनियन इस कदम का विरोध करती हैं, और पीएसबी को व्यापक रूप से निजी ऋणदाताओं द्वारा छोड़े गए वैक्यूम को भरने के रूप में देखा जाता है। निजी बैंक अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हमेशा विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या आप कह सकते हो उनको उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि छोटे व्यवसायों को भी या उन छोटे व्यापारियों को भी आसानी से ऋण मिल सके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 1969 में बैंकिंग क्षेत्र का नेशनलाइजेशन किया था, तो उसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का तेजी से विकास हुआ था। उसके बाद से ही छोटे और जो मध्यम प्रकार के व्यवसायों के लिए ऋण देने के साथ साथ बैंकिंग सेवाओं में तेजी से काफ़ी ग्रोथ आई थी, क्योंकि राज्य द्वारा संचालित बैंकों ने हजारों शाखाएं खोली और लोगों ने उसमें अपने पैसे जमा करवाए। लेकिन राष्ट्रीयकरण ने बैंकों को विशेष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप का भी हथियार या शिकार बना दिया, क्योंकि राजनेताओं ने उन्हें गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए उपयोग किया, जो उन्हें चुनाव जीतने के लिए वोट दिलाने में मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आधुनिक तकनीक से लैस निजी बैंकों से बड़ी चुनौती मिल रही है। निजी बैंक अब ज़्यादा टेक्नो सेवी हो गए हैं। वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जमा के बड़े हिस्से पर अब कब्जा जमा रहे हैं। तो आखिरकार फिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए?
आम धारणा के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का वित्तीय संकट केवल भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद का परिणाम नहीं है। इतने वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, नियमों को काफ़ी कड़ा कर दिया है, जिससे बैंकों को ऋण से संभावित नुकसान की भरपाई के लिए अपनी पूंजी को अलग से सेट करना पड़ता है, जिसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। यह मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। अब जो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिन्होंने कॉरपोरेटिव संस्थाओं को भारी ऋण दिया है या भारी कर्जा दिया हुआ है, 2008 के वित्तीय संकट से उबरने में उन्हें भी काफ़ी समय लगा, जिसका उन्हें भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। 2000 के दशक के मध्य की बात करें तो भारत का जो जीडीपी था, वो कारोबारियों के साथ दोहरे अंकों में बढ़ रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि हमारी ग्रोथ आने वाले दशकों तक ऐसी ही जारी रहेगी, जिस तरह से चीन की वृद्धि दर बनी रही। अब इस पॉजिटिव आउटलुक से काफ़ी लोग उत्साहित थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थीं। अब इन कंपनियों ने प्लांट और मशीनरी में निवेश किया और प्रतिभाओं को आक्रामक रूप से काम पर रखा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी। उन्होंने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशों से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऋण भी लिया। ऋण का एक बड़ा हिस्सा बिजली संयंत्रों, स्टील मिलों जैसे बुनियादी ढांचों पर या इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च किया गया। लेकिन आर्थिक मंदी के बीच वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट ने कंपनी के रेवेन्यू को प्रभावित किया और उनके लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो गया। उच्च मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरों में भी वृद्धि हुई और उसके परिणाम स्वरूप ऋण की लागत बढ़ गई। अब रुपए का उस समय अवमूल्यन भी हो गया, तो रुपए के अवमूल्यन ने उन कंपनियों पर एक और बोझ डाला जो विदेशी मुद्रा में ऋण लिए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खराब वित्तीय हालात के लिए और बड़े जिम्मेदार हो गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस सभी कारकों को मिला दें तो इन सभी कारकों ने मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नुकसान किया है और इन सभी संयुक्त कारकों की वजह से इन बैंकों के निजीकरण के बारे में अब सरकार को सोचना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की जानकारी और नॉलेज चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक्स करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके पास तक वो जानकारी लेके आएंगे जो रियल में जिसे नॉलेज कहते हैं। थैंक यू।